फोर्थ वीडियो लेकर आ गया हूँ एसआई का मैथ्स का, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिसका 3 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और ये है चौथा वीडियो। तो एपीसीएस जो मैथ्स का क्वेश्चन जो इस डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से देता है, उस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19, 20, 20 क्वेश्चन, मतलब कि आज के में 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ऑलरेडी 15 क्वेश्चन मैं वीडियो डाल चुका हूँ। तो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो को ढूंढ ले, और वीडियो का नाम होगा एसआई मैथ्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए। तो आज की वीडियो में हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड which is at a distance of 5 centimeter from the center of the circle whose radius is 10 centimeter। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है? क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल में एक कॉर्ड होगा, ऑब्वियसली इस तरीके का। ठीक है, और इस कॉर्ड का लेंथ बताना है आपको। मैं एक बार आपको पूरा डायग्राम बना दूँ। सेंटर है, सेंटर से ये, ठीक है, और सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है। तो चलिए पहले डायग्राम को कंप्लीट करके उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और देख लेना आप, ये जो है जिसको मैंने अभी ब्लू कलर में कलर किया, ये आपका रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, और जो अभी येलो कलर का मैं कर रहा हूँ ये आपका कॉर्ड है। ठीक है, और जो मैं रेड कलर पिंक कलर से जो कर रहा हूँ ये आपका कॉर्ड का डिस्टेंस है, कॉर्ड का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो देखो क्या क्या क्वेश्चन में आपको दे दिया गया। सबसे पहला फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड का लेंथ है ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, कॉर्ड का लेंथ आपको पता करना है। तो कॉर्ड का लेंथ कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो देखो जो सेंटर से कॉर्ड पे जो डिस्टेंस है, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लो कि कॉर्ड का लेंथ ए बी है, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है वो सी पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल देख लिया आप, ओ सी बी। अब ये कौन सा है ओ सी बी? देख लेना ये। ठीक है, ओ सी बी, ओ सी बी। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ओ कलर ऑप्शन, ठीक है, कलर ऑप्शन देखो ओ सी बी, ये जो अभी मैंने कलर किया जो ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल ओ सी बी है। ठीक है, तो अब क्या करना है ओ सी बी में? तो ओ सी बी में आप ध्यान रखो, ओ सी बी इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का इस तरीके से हम रूल समझते हैं। हाइपोटेनस यहाँ पे 12 हो गया, 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड परपेंडिकुलर जो है वो 5 हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब बेस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये ओ है, ये सी है, ये बी है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? ओ सी का स्क्वायर, एंड सी बी का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है 10, इसका स्क्वायर करेंगे। ओ सी का वैल्यू दिया 5, इसका स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे सी बी का स्क्वायर, ये तो सी बी निकालना है हमें। ठीक है, सी बी कौन सा है? ये पोर्शन। ठीक है, ये तो निकालना है हमें। तो अब यहाँ 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है, 25 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा, एंड सी बी का स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से आपका 125 लेफ्ट साइड में आया तो 25 माइनस हो जाएगा, एंड सी बी का स्क्वायर। ठीक है, 75 हो गया, एंड सी बी का स्क्वायर। तो सी बी इज इक्वल टू, जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट बन जाता है। ठीक है, देखो जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो 75, रूट 75 आ गया। रूट 75 को हम लिख सकते हैं 5√3। कैसे लिख सकते हैं? 75 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 25। ठीक है, 3 इंटू 25, और 25 का रूट होता है 5, 3 का रूट नहीं निकलेगा इसलिए उसको अंदर ही रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 5√3 हो गया। ठीक है,
तो अगर अब देखो बी के जगह पे अगर 5√3 हो गया, ठीक है, तो एक थ्योरम है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जब हमारा सी बी निकल गया उसके बाद थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि इफ़ ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ सी है जो परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए बी इज़ अ कॉर्ड, ठीक है, देन ओ सी बाइसेक्ट, देन इस कंडीशन में देन ओ सी बाइसेक्ट ए बी। ओ सी बाइसेक्ट ए बी का मतलब होता है ए बी का ये जो ओ सी है ये वाला, ठीक है, ये ओ सी एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा किसके? ए बी का, जब ये 90 डिग्री होता है तो, ठीक है, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो अगर सेंटर से कोई लाइन, ठीक है, कॉर्ड पे आया, कॉर्ड ए बी है ना, कॉर्ड ए बी है, अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड ए बी पे आया तो अगर वो 90 डिग्री है, सेंटर से लाइन ए बी पे आ रहा है और ए बी कॉर्ड है, और थर्ड चीज़ कि ओ सी और ए बी परपेंडिकुलर है, ठीक है, 3 कंडीशन होना चाहिए। तो इसका मतलब तब ए बी को 2 हाफ में डिवाइड करता है, मतलब ए सी इज इक्वल टू ओ सी बाइसेक्ट ए बी का मतलब होगा क्या कि ए सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। अब ए सी इज इक्वल टू सी बी और सी बी का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दिया है कितना? 5√3। तो इसका मतलब ए बी का वैल्यू कैसे आएगा? ए सी प्लस सी बी, ठीक है, ए सी प्लस सी बी, और ए सी का वैल्यू भी तो 5√3 ही होगा ना, क्योंकि सी बी का वैल्यू भी 5√3 है। क्यों? क्योंकि ए सी इज इक्वल टू सी बी है, अभी अभी बताया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया 5 + 5 10√3। तो इसका आंसर आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, और ये आपका सर्कल चैप्टर से, ठीक है। तो इसके लिए एक थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए, ये वाला ओ सी परपेंडिकुलर, ठीक है, थ्योरम मालूम होना चाहिए आपको ये। अब यहाँ पे 2 थ्योरम लगा, एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, ये तो कॉमनली यूज़ होता ही है, और दूसरा इस सर्कल का। अगर आपको ये थ्योरम मालूम नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज निकालना है, ठीक है, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो एवरेज, तो आप लोगों को एवरेज का फॉर्मूला तो मालूम है। एवरेज, नॉर्मली एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये होता है एवरेज। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ नॉर्मली आपको डाटा 2 भाग में दिया हुआ है, देखो एक्स और एफ, फ्रीक्वेंसी और वेरिएट के फॉर्म में, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया रहता है तो, और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डाटा दिया हुआ हो, ध्यान रखिए कब, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जब डाटा दिया हो तब आपको नॉर्मल एवरेज वाला फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, ये फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये स्टैटिक्स का है। और यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो फॉर्मूला है सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई, वेयर आई, ठीक है, ये समेशन का फॉर्मूला। तो देखने में थोड़ा फॉर्मूला बहुत अजीब सा लगता होगा पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। अब टेबल कैसे बनाना है मैं बताता हूँ, ठीक है, टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो पहले इस साइड में मैं टेबल बना लेता हूँ, ये एक टेबल, फिर दूसरा टेबल, फिर तीसरा टेबल, इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। कितने टेबल बनाना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 4 कॉलम हमने बना लिए। अब मैं आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद एक्स मतलब कि वेरिएट, फिर लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम एक्स को एक्स आई भी कहते हैं, एक्स आई, और फ्रीक्वेंसी को एफ आई भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, अब इसको हम इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो सबसे पहला सीरियल नंबर डाल दो, एक, कितना डाटा है 1 2 3 4 5, 5 डाटा है तो 5 सीरियल नंबर डालेंगे, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एक्स आई का मतलब हो गया एक्स का जितना भी वैल्यूज़ है उसको डाटा पुट करो, 10 30 50 70 एंड 89। देन आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, 10 वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है 7, ठीक है, 30 वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है 8, 50 वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है 10, 70 वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है 15 एंड 89 का फ्रीक्वेंसी कितना है 10। देन आपको एफ आई एक्स आई वाला टेबल में क्या करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, एफ आई एक्स आई वाले टेबल में आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई ये वाला टेबल, ठीक है, इस टेबल में आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस टेबल में आपको एक्स आई मतलब एक्स आई में जो भी वैल्यू है, ठीक है, और एफ आई में जो भी वैल्यू है,
ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि 10 और 7 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 10 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 10 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, तो 10 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 70। उसी तरीके से नेक्स्ट में 30 और 8 का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, तो 8 3 24, फिर थर्ड वाले में 50 और 10 का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, फिर नेक्स्ट वाले में 70 एंड 15 का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ठीक है, 17 और 15, तो 1050 हो जाएगा 70 और 15 का, यही तो है 15 का 70 और 15 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1050, तो ये हमने लिख दिया। फिर 89 इंटू 10 तो 890। अब आपको ध्यान ये रखना है कि एफ आई यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वाला टेबल, ये वाला टेबल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एफ आई ये जितना भी है, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करना है, तो 7 + 8 + 10 + 15 + 10, ये आपका हो जाएगा टोटल मिला के 50। ठीक है, तो इसका टोटल आपको नीचे लिख देना है, और इसी को बोला जाता है समेशन एफ आई। ठीक है, समेशन एफ आई, जो कि यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा है, असल में इसका मतलब होता है समेशन एफ आई। ठीक है, ये समेशन का सिंबल है इस तरीके से, इसका मतलब होता है एफ आई जितना भी है उसको, समेशन के आगे जो भी लिखा हो एफ आई, जैसे समेशन के आगे एफ आई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एफ आई में जो भी वैल्यू है उसका सम करो। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये तो बहुत ईजी है, सम किया हमने, कितना मिला 50 लिख दिया हमने। फिर देखो इस फॉर्मूला में, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए आप, कहाँ जो फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ, इसमें समेशन एफ आई लिखा हुआ है। ठीक है, समेशन क्या लिखा हुआ है, एफ आई एक्स आई। इसका मतलब क्या है, एफ आई एक्स आई में जो भी वैल्यू है उसका सम करो। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये है एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो इसका सम करना है हमें। अब इसका सम करेंगे तो कितना है, 70 + 240 + 500 + 1050 + 890, इसका सम क्या आएगा 0। ठीक है, 14 18 18 25 5 2 2 आ गया, 10 12 17 2750 2750। एक बार और चेक कर लो। ठीक है, एक बार और चेक कर लो। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, 70 + 240 कितना हो गया 0 1 310, फिर 500 और उसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 810, फिर 1050 ऐड करेंगे तो 60 80 1860। ठीक है, 1860, उसके बाद उसमें 890 प्लस करेंगे तो 0 5 1 7 2750। ठीक है, करेक्ट है, तो 2750 इज़ करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये 2750 इस क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो फाइंड एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का, इसको या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एवरेज। ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है एवरेज का, अभी ऊपर लिखा मैंने, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया 2750 आया, डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कटेगा कितने टाइम 5 0 0 काट दिया, फिर 5 5 25 5 5 55। ठीक है, तो एवरेज क्या आ गया आपका, एवरेज इज इक्वल टू 55। ठीक है, ये आपका तरीका है, और ये नॉर्मल एवरेज नहीं है, ये एवरेज निकालेंगे कब, जब ये एक्चुअली स्टैटिक्स का एवरेज निकालने का तरीका है। ठीक है, इसको मीन भी बोलते हैं, यहाँ क्वेश्चन में एवरेज की जगह मीन भी निकालने के लिए बोलेगा, तो इस तरीके से निकालेंगे। और इस तरीके से एवरेज कब निकालेंगे, जब याद रखो फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया रहे तब आप इस तरीके से निकालते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है सॉल्व द एक्सप्रेशन। ठीक है, सॉल्व करना है आपको। अब सॉल्व द एक्सप्रेशन, ये टोटल कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन मेरे ख्याल से इजी होना चाहिए। 3.9 इंटू 1.3 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 11.5 प्लस 0.02। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, बोर्ड मास ध्यान देना है। ठीक है, बोर्ड मास क्यों ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप बोर्ड मास ध्यान नहीं दोगे तो आंसर अलग अलग ही आते रहेगा। ठीक है, तो और क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सही निकला है कि गलत निकला है। चलिए, तो पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या है आपके पास 11.5 एंड 0.02 विच बिकम 0.52 11.52। ठीक है, 11.5 एंड 0.02 को ऐड करेंगे तो 2511 11.52 आता है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। फिर प्लस, फिर है डिवाइड 0.25 माइनस 1.3 इंटू 3.9। ठीक है, अब दूसरा काम ऑफ है, नहीं है, डिवाइड है, यस, इन दोनों के बीच में डिवाइड है। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड किस तरीके से करें भाई, तो देखो इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 0.25 डिवाइडेड बाई 5, तो 25 कितने बार में डिवाइड होता है, 25 5 से कितने टाइम में डिवाइड होता है। ठीक है, 5 टाइम्स में, तो आप लिख सकते हैं 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 डेसिमल है तो हम
5 को भी 2 डेसिमल के साथ लिखेंगे। इसका मतलब इसका आंसर आएगा आपका 0.05, ठीक है, प्लस 11.52 दोनों तरफ जो है वो तो हमको लिख ही देना है, ठीक है, 3.9 इंटू, ठीक है, यहाँ तो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 39 इंटू 13 का, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 39 इंटू 13 का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, 39 इंटू 13 करो पहले, और 9 3 27, 2 आएगा, 3 3 9, 11 आएगा, फिर 39 आएगा, 507 हो गया, ठीक है, 507 हो गया, तो यहाँ 507 लिख देंगे। और क्योंकि 39 3.9 में एक प्लेस डेसिमल है, 1.3 में एक प्लेस डेसिमल है, तो टोटल मिला के 2 डेसिमल हो गया, तो ये यहाँ लग जाएगा 5.07, ठीक है। फिर माइनस 0.05 प्लस 11.52, अब मिला के पहले प्लस कर लेते हैं, तो साइन किसका प्लस है, पहले ये देखो 5.07 का प्लस साइन है और 11.52 का प्लस साइन है, इसका और इसका प्लस साइन है, तो पहले प्लस को करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्लस में, तो 11.52 और 5.07 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16.59। अब 16.59 आ गया, माइनस 0.05 हो गया, इसको अब फिर करेंगे माइनस, क्योंकि एक का साइन प्लस है दूसरे का साइन माइनस है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 16.59 माइनस 0.05 विच इज़ 4, 5 एंड 16, ठीक है। तो आंसर आता है इसका 16.54। ये आपका टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, उस पेज में भी दिख रहा था, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व एंड राइट द सिंपलेस्ट टर्म, ठीक है। तो सॉल्व करने जा रहे हैं हम इसको। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 1 3 माइनस 5/6, ये बीच में जो है डिवाइडेड बाई 1/2 है, ठीक है। तब आपको देखना है, अब फिर से बोर्ड मास हम लगाएंगे, बोर्ड मास, क्योंकि यहाँ दो ही साइन है, एक डिवाइड एक माइनस का, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का रूल कुछ इस तरीके से, डिवाइड को इनटू में चेंज करना है, और जैसे ही ये इनटू में चेंज होगा तो जो दूसरा वाला पार्ट है यानी कि 1/2 उसको, उसका रेसिप्रोकल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड को करने के लिए आपको पहले इनटू करना पड़ता है, फिर उसको पलटना पड़ता है पीछे वाले टर्म को। तो इस तरीके से अब ये 2 इस 6 को काट सकता है कितना टाइम में, 3 टाइम्स में, तो इसका मतलब आ गया 1/3 माइनस 5/3, ठीक है। अब माइनस करना है, तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, यस, तो कुछ भी एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, फिर क्या है 1 माइनस 5 ऊपर लिख देंगे। अब 1 का साइन प्लस और 5 का साइन माइनस, इसका मतलब कि सब्सट्रैक्शन होगा। अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम है तो आप बेसिक वाला वीडियो मेरा जाके देख लीजिए, जिसमें साइन कैसे लिया जाता है वो बताया मैंने, ठीक है। तो एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस, तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो 5 और 1 का सब्सट्रैक्शन आएगा 4, और बड़े वाला का साइन 5 माइनस है तो -4/3, ये आपका आंसर है। तो -4/3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए यहाँ पे है रिड्यूस, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ पे ये दोनों कौन सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी हमने 2-3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के सीरीज में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 2 3 देखिए, आई थिंक पार्ट 3 में सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो उसको जाके पहले देख लीजिए। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 20, इसमें सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + 8, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 2। अब इसको सॉल्व करने बैठते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट होता है अगर आपको नहीं पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 4x - 2x के टर्म में, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को स्प्लिट करेंगे x², इसको स्प्लिट करेंगे 2x - x के टर्म में, तो 2 ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, x कॉमन है तो x - 4 आ गया, इन दोनों में ढूंढेंगे पीछे वाले दो में, तो उसमें कॉमन क्या है -2 कॉमन निकालते हैं, x - 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले में देखेंगे कॉमन, तो इसमें भी x कॉमन है तो x - 2 हो गया। फिर नीचे वाले इक्वेशन का पीछे के दो में x + 2 वाला में आपको कॉमन साइन ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, x और +2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम -1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो माइनस या 1, यहाँ तो माइनस निकालना जरूरी है इसलिए माइनस निकाला हमने, तो x - 2 हो गया, ठीक है। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करना आता तो आप प्लीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो देख लीजिए, जो कि SI के ही प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया और फिर कॉमन हो जाएगा ऊपर वाले इक्वेशन में x - 4 एंड x - 2, नीचे वाले इक्वेशन में x - 2 और x - 1, ठीक है। और देखो ऊपर भी यहाँ
x-2 है और यहाँ भी x-2 है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आ रहा है वो x-4 डिवाइडेड बाई x-1, तो ये आपका आंसर है। और इस तरीके से हमने पाँचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, इस तरीके देखिए आप, ये पाँचवा वीडियो है वो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते गया। तो फर्स्ट वीडियो इजी था, सेकंड वीडियो उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, थर्ड उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, और ये फोर्थ आई थिंक जो जनरली एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए बिल्कुल नया हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चौथा वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं पाँचवें वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और सेफ रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार।